सबसे पहले टाइम देखा था कि कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना। फटाफट से रिवाइज करो, क्या था? कितने महीने में कराते हैं? 4 महीने में। कब से 4 महीने? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या समझाया था मैंने? साइन करना। तुम घर पे नहीं पढ़ रहे हो, पागलपंती मत करो अभी से। समझा दिया मैंने, बाद में बहुत सिलेबस हो जाएगा। कल से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैं पूरा चैप्टर लिखवाऊंगा 5-5 बार। अरे तुमने सुना मैंने क्या कहा? लड़की लड़ती रहती है, लड़कियां होती लड़ाकू हैं। नहीं स्वाति? अबे चलना। हाँ, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कितने टाइम में? 4 मंथ्स में। एग्जीक्यूशन से क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। बट अगर डॉक्यूमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ है? आउटसाइड इंडिया, तो जब वो इंडिया में आ जाएगा वहां से कितने महीने में? 4 महीने में क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। केवल 4 बोलने से तेरे को याद नहीं होगा, पढ़ पूरा ढंग से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले हमने सेक्शन 17 देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी। फिर हमने सेक्शन 18 देखा कि किन का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। फिर हमने क्या देखा? कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर हमने क्या देखा? कितने कौन से प्लेस पर रजिस्ट्रेशन कराना है। अब हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, है ना? प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। किसका क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन कौन, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट करेगा। हेडिंग समझ में आ रहा बेटा? हाँ चलो बोलो वापस से, क्या हेडिंग है? हाँ, कि रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट करेगा। कौन भैया डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज हम रजिस्ट्रेशन करने वाले नहीं है। तो सेक्शन 32 जो है वो बताता है कि कौन व्यक्ति डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा है? 32। वो बताता है कि कौन पर्सन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता। जो पर्सन सेक्शन 32 में दिए हैं वही डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और कोई नहीं। उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति काहे के लिए जाता है? रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रार मना कर देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। यह आया समझ में? सेक्शन 32 का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति कहां बताए हैं? बोलो, चुप मत बैठो। जो पर्सन्स कहां बताए हैं? हाँ, उन्हें ही राइट है केवल, काहे का? उनके अलावा कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा सकता है, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन कराना है और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। क्लियर है? समझ में आया ये पक्के से? चल, अब सबसे पहले हमने बोला एग्जीक्यूशन, वर्ड पढ़ा था हमने। एग्जीक्यूशन मतलब सिग्नेचर, एग्जीक्यूटेड मतलब साइन, एग्जीक्यूटेंट मतलब रजिस्ट्रेशन का टाइम कब से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन से। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने ना। रजिस्ट्रेशन का टाइम कब से स्टार्ट होता है? तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से कितने महीने में क्या करवाना है? यही होता है ना। अब क्या बोला है कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट भी वही व्यक्ति करेगा जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाएगा भी वही व्यक्ति जिसने डॉक्यूमेंट को क्या किया है बेटा? एग्जीक्यूट। अब इसी को सेंटेंस बना के लिखना है कि वो पर्सन एग्जीक्यूटिंग अंडर द सेम। अंडर द सेम मतलब डॉक्यूमेंट, कि जिसने डॉक्यूमेंट को क्या किया है बेटा? एग्जीक्यूट। बोलो, जिसने, वो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता है और कोई नहीं, है ना? या वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट में क्लेम रखता है, राइट रखता है। क्लेम मतलब क्या होता है? राइट, टाइटल, इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहली चीज बोली है सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम। यह आया समझ में? इतना पॉइंट समझ में आ गया?
तो वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब वही रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आएगा, मतलब एग्जीक्यूटेंट ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हाँ, ये समझ में आया अपने को। फिर क्या बोला है, अगर कोर्ट की डिक्री या क्या थी, ऑर्डर, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है बट ऑप्शनल तो है, मैं चाहूं तो करा तो सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति जो उस डिक्री या ऑर्डर में क्या रखता है, क्लेम, मतलब जिसके फेवर में डिक्री या ऑर्डर आया है वो व्यक्ति। जैसे ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेकर, कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट की डिक्री आई किसके फेवर में, ए के फेवर में, तो उस डिक्री के हिसाब से प्रॉपर्टी में क्लेम कौन रखता है, ए ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले, बढ़िया। वैसे भी बी क्यों कराएगा ये बताओ, चलो लॉजिकली देखें तो बी क्यों, उसका तो मतलब ही नहीं ना डिक्री से कुछ भी। पहला पॉइंट समझ में आ गया, फटाफट से, सम पर्सन अंडर द सेम और in case of copy of decree or claiming under the decree or order। अब अगर ये व्यक्ति नहीं जाना चाहते हैं तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, अगर ये व्यक्ति नहीं जाना चाहते हैं तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, असाइनी को भेज सकते हैं, जिसको राइट उन्होंने असाइन कर रखे हो उन्हें भेज सकते हैं। तो या तो जो एग्जीक्यूटर है वो जाए या कौन जाए, उसका रिप्रेजेंटेटिव। फटाफट से, या तो कौन जाए बेटा, एग्जीक्यूटर, या कौन जाए, उसका रिप्रेजेंटेटिव। और अगर ये दोनों चाहें तो अपने एजेंट को भेज सकते हैं, किसको भेज सकते हैं, अपने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर। क्या देकर, ये वर्ड सुना कभी, पावर ऑफ अटॉर्नी? हाँ बोलो, क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी? जब हम एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं बेटा, एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने जिस पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया है उसे हम अपने पावर डेलीगेट कर देते हैं। जिस पर्सन को हमने क्या अपॉइंट किया बेटा, हम उसे अपने पावर डेलीगेट कर देते हैं कि नहीं करते हैं? तो भैया इसका कुछ रिटर्न प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने अपने पावर डेलीगेट किए, कि नहीं होना चाहिए? इसका कुछ क्या होना चाहिए, रिटर्न प्रूफ। तो वो रिटर्न प्रूफ के लिए मेरे और एजेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस रिटर्न प्रूफ के लिए मेरे और मेरे एजेंट के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल लाइफ में केवल पावर भी बोल सकते हैं इसको, पूरा नाम तो पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है, बट डेली लाइफ के अंदर इसे केवल पावर भी बोला जाता है ना। तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रिंसिपल अपने पावर डेलीगेट कर रहा है, किसको, एजेंट को। बोलो, पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन agreement executed by principal delegating his in favor of his agent। ये आया समझ में? फिर से बोलो एक बार, क्या होता है, it's an agreement executed by principal to delegate his power in favor of agent। ठीक है, अब पावर किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिए जा सकते हैं या जनरल पर्पस से भी दिए जा सकते हैं। पावर जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिए जा सकते हैं या जनरल पर्पस से भी दिए जा सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस मतलब किसी स्पेसिफाइड काम को करने का, जनरल पर्पस मतलब बोले सब काम कर मेरी तरफ से तू। स्पेसिफिक पर्पस मतलब स्पेसिफिक काम को करने का, जनरल पर्पस मतलब, तो अगर जनरल पर्पस से किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पर्पस से दिए तो वो जनरल एजेंट कहलाता है, और अगर स्पेसिफिक पर्पस से दिए तो वो स्पेसिफिक एजेंट या स्पेशल एजेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम पावर जनरली सारे पर्पस से दे रहे ना तो वो जनरल एजेंट कहलाता है, और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाती है। क्या कहलाती है वो, जनरल पावर। पावर किसी स्पेसिफिक पर्पस से दे रहे ना तो वो स्पेसिफिक एजेंट, और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या कहलाती है, स्पेशल या स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाती है। यहां जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चलेगी, आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लगेगी। दोनों में डिफरेंस क्यों बताया मैंने, समझ में आया ना? इतना डिफरेंस आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना टू द पॉइंट है। क्या कि इस पर्पस से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चलेगी, कौन सी चलेगी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी चलेगी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं चलेगी इस पर्पस। ये समझ में आ गया अपने को? चलो सी वाला पॉइंट जल्दी से पढ़ें। एजेंट ऑफ सच पर्सन, सच पर्सन मतलब ए वाले की बात कर रहे हैं, या रिप्रेजेंटेटिव और असाइन का एजेंट जो ड्यूली
है ना। फिर नीचे पढ़ो, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32 a special power of attorney is, हाँ, a general power of attorney will not। ये समझ में आ गया अपने को, है ना। इतना ही लिखना, आप जनरल क्या होती है स्पेशल क्या होती है आपको समझाने की जरूरत नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने बताया, ठीक है। फिर क्या बोला है, बोले यार वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी ना सेक्शन 33 के हिसाब से बनी हो। वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसके हिसाब से बनी हो, मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट हुई हो, वो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट हुई हो, एंड रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर साइन किए हो कि हाँ मेरे सामने इस व्यक्ति को क्या अपॉइंट किया गया है, एजेंट, ठीक है। वो पावर ऑफ अटर्नी किसके सामने, रजिस्ट्रार के सामने क्या हुई हो, एग्जीक्यूट, और रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर क्या किए थे, साइन, ठीक है। तो पढ़े 33 रिक्वायर्स अ पावर ऑफ अटर्नी शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड देन ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्ट्रार विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल रिसाइड। अब इसके ऊपर वाला पैराग्राफ क्या बोलता है, बोले यार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या ऑप्शनल इससे मतलब नहीं है, बट डॉक्यूमेंट वही व्यक्ति रजिस्टर्ड करवाएगा जो 32 में बताया, ठीक है। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ क्या बोलता है, इट इज इमैटेरियल क्या कि वेदर द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी और ऑप्शनल, बट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय अ पर्सन मेंशन अंडर सेक्शन 32। अगर 32 वाला व्यक्ति लेकर नहीं आया है तो फिर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और गलती से कर भी दिया तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड। ये आया समझ में अपने को, बोलो पक्का। पहले इस पे आओ, री रजिस्ट्रेशन, फिर ऊपर का बताता हूं, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कौन करेगा, 32 वाले व्यक्ति, बोलो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कौन करेगा, 32 वाले व्यक्ति करेंगे, नहीं, कौन है उसमें पहला, पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट, और इन केस ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अ पर्सन क्लेमिंग अंडर द सेम। दूसरा क्या इनका, रिप्रेजेंटेटिव और असाइन। तीसरा क्या, ड्यूली ऑथोराइज एजेंट ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव और असाइन, जिसके पास क्या हो, बट पावर ऑफ अटर्नी कौन सी हो, कौन सी नहीं हो, स्पेशल वाली, मतलब जो रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में एग्जीक्यूट हुई हो और रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर क्या किया हो, साइन। कौन सा रजिस्ट्रार, उस एरिया का रजिस्ट्रार जहां प्रिंसिपल रहता है, उस डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जहां पर प्रिंसिपल रहता है। क्लियर हुआ ये, पक्का। अब अगर 32 वाले व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मजाक मत करो, सही बोलो, क्या अगर 32 वाले व्यक्ति क्या नहीं करवाते हैं तो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या, और फिर भी अगर उसने कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो उसका वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यही दिया है 23A, री रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23A। री मतलब वापस से, री मतलब, तो री रजिस्ट्रेशन मतलब वापस से रजिस्ट्रेशन, है ना। तो अगर डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय दोस पर्सन जो मेंशन है कहां पर, 32, बट अगर 32 के अलावा किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के लिए रख दिया था, देन इट रिक्वायर्स री रजिस्ट्रेशन। तो बेटा आपको अगर री रजिस्ट्रेशन पूछा है तो भी आपको 32 और 23 ये दोनों लिखना पड़ेगा, और अगर आपको 32 पूछा है तो भी एक लाइन में आप लिख दो क्या, कि अगर वो क्या मान लिया जाएगा, इनऑपरेटिव, एंड इट रिक्वायर्स री रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23A।
क्लियर है? दोनों चीजें लिख लोगे पक्के से? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है ऊपर, क्या छोड़ा अपन ने? कंपलसरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ, है ना? जो भी पर्सन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर रहा है तो अब कंपलसरी हो जाता है कि उसका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाया जाता है, इवन उसके फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं, है ना? जो पर्सन पहले नहीं होता था, पहले केवल साइन होते थे, अब तो जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा रहा उसका फोटो भी लगता है और उसका फिंगरप्रिंट भी। नहीं तो बोला ही जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ा लिखा कब माना जाता है? जब वो साइन करना सीख जाए। और हम तो उल्टा जा रहे हैं, क्या कि काय पर आ गए वापस से थंब इंप्रेशन पर, क्योंकि वही ऑथेंटिक साइन तो कोई भी कॉपी करके बना लेता। या क्या समझ में? पक्का? चलो बोलो फटाफट से, क्या बोला है, क्या लगाना है एक तो, और दूसरा क्या रहेगा? बायर का भी रहेगा, और एक से ज्यादा है तो सबका रहेगा। एक से ज्यादा बायर है तो सबका, एक से ज्यादा सेलर है तो सबका। ठीक है? फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा बेटा? और इंक्वायरी करने के बाद उसे सारी चीजें ठीक लगती है तो वो क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, हाँ, प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। बोलो फटाफट से, क्या दिया है? हाँ, प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। क्या विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? अथॉरिटीज टू अडॉप्ट मतलब बच्चे को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेशन समझते हो? मतलब गोद लिया उसको, अडॉप्टेशन समझते हो ना? और अगर अडॉप्टेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है बेटा? कंपलसरी। रेडियो में या टीवी में कई बार ऐड आता है, अगर आपने सुना हो तो, कि अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ेगी। आप भले ही कितने इमोशनली, कितने ही प्रेम से उसका ध्यान रख रहे हो, उस बात से मतलब नहीं। अगर आपने उसका क्या नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन, तो वो एडॉप्टेशन वैलिड नहीं। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? इवन उस बच्चे को भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा अगर एडॉप्टेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो। ठीक है? तो विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इसका तो क्या है? हाँ, तो क्या दिया बोले? जो विल लिखता है उसे क्या बोलते हैं, विलर कि विलर? तो फिर टेस्टेटर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करेगा। जिसके फेवर में विल लिखा हो क्या कहलाता है? टेस्टेटी, है ना? तो अगर टेस्टेटर की डेथ हो गई है तो वो व्यक्ति जो कौन है? एग्जीक्यूटर। विल के अंदर कौन है बेटा? हाँ, एग्जीक्यूटर कौन होता है? यहां एग्जीक्यूटर, विल के केस में एग्जीक्यूटर का मतलब, जैसे ए ने लिखा कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे फैमिली मेंबर्स में बांट देना, तो वो बांटने के लिए जिस व्यक्ति को वो अथोराइज कर रहा है वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटर। वो फिर मरने वाले की इच्छा के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एग्जीक्यूटर। वैसे एग्जीक्यूशन का मतलब साइन ही होता है ना? ठीक है? और साइन वाले को हम एग्जीक्यूटेंट बोलते हैं, ये एग्जीक्यूटर है। ये समझ में आया? तो कौन लिया? या तो टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन? जिसने वसीयत लिखी, या अगर उसकी क्या हो गई है तो एनी पर्सन क्लेमिंग एज, और अदरवाइज अंडर द विल। अदरवाइज में कौन आ जाएगा? जिसके फेवर में वसीयत लिखी वो भी आ जाएगा। टेस्टेटी बोलते हैं जिसको अपन, वो करा सकता। ठीक है? तो रजिस्ट्रार के पास चले जाओ या कहां चला जाओ? रजिस्टर, है ना? और किसके केस में? कौन? डोनर। डोनर मतलब जिसने बच्चे को गोद दिया है, या कौन? अगर डोनर की डेथ हो जाए तो कौन? डोनी। डोनी कौन? जिसने बच्चा गोद लिया है, या एडॉप्टिव सन, वो क्या करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो 10 इवन लिगेटी मतलब वही जिसे क्या मिली है? लिगेसी, मतलब विल के अंदर राइट मिला है, वो क्या करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ बेटा ये?
फिर अगर विल या अथॉरिटीज टू अडॉप्ट को ये ऊपर लिखे हुए व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करते हैं तो रजिस्ट्रार नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके क्या कर देता है, रजिस्ट्रेशन। अगर ये ऊपर वाली अथॉरिटी प्रेजेंट करते हैं ना तो कौन है जो रजिस्ट्रार, वो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके क्या कर देता है, इनका रजिस्ट्रेशन कर देता है। इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आता है तो रजिस्ट्रार फिर प्रॉपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो ही रजिस्ट्रेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट। हाँ वेरी गुड, बोलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड डिपॉजिट ऑफ विल दोनों अलग अलग चीज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड डिपॉजिट ऑफ विल दोनों क्या है, अलग अलग चीज है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल में तो हमने रजिस्ट्रार के पास दूसरे डॉक्यूमेंट की तरह अपनी विल भी रजिस्टर्ड करवा दी थी, है ना। बट डिपॉजिट ऑफ विल के अंदर जो जैसे टेस्टेटर है ना, अब उसने विल लिखी, अब विल को उसे संभाल के रखना है एंड उसकी विल इफेक्टिव कब होगी, उसकी डेथ के बाद। अब डेथ के बाद किसको बताने जाएगा कि विल कहां रख रखी है, नहीं। तो वो चाहता है कि किसी ऐसे पर्सन की सेफ कस्टडी में मैं विल रखवा दूं जो जरूरत पड़ने पर विल को ओपन कर देगा यार। तो फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाकर विल डिपॉजिट कर देता है, मतलब विल की पूरी कॉपी किसके पास रखवा देता है, रजिस्ट्रार के पास। भाई तू रख ले यार। रजिस्ट्रार उसे अपनी सेफ कस्टडी में रख लेगा एंड इसकी रसीद दे देगा, किसको, टेस्टेटर को। वो रसीद वो अपने लीगल हायर को दे दे कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद जाकर इस रसीद से क्या ले आना, मेरी विल, और रजिस्ट्रार डिक्लेयर कर देगा विल के बारे में। अदरवाइज विल अगर टेस्टेटर के पास ही है तो कोई मेलाफाइड इंटेंशन से चेंज भी कर सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। तो जैसे बैंक में लॉकर होता है ना बेटा, जहां हम हमारी वैल्यूएबल चीजों को डिपॉजिट करके रखते हैं, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार का लॉकर है उस लॉकर के अंदर अपनी बिल को रखवा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से हम निकाल सके। एक तो दो चीजों की, बैंक में जाकर पैसा जमा किया तो वो तो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जैसा हो गया, और बैंक के लॉकर में चीज रखी है मतलब वो डिपॉजिट कर रखी। नहीं, मेरी इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। आपको रखना है रखो, आपको अगर कहीं दूसरी जगह रखना है, आपको लगता है वहां चीजें सेफ रहेगी, वहां रख दो, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन। ठीक है, करूं स्टार्ट में, चलो। तो क्या बोला है, क्या है, कोई भी, क्या लिखा है, मैं, शो हो गया है कि कोई कंपलसरी नहीं है ना। या तो या अपने एजेंट के थ्रू डिपॉजिट कर सकता है, किसके पास, किसको, अपनी विल को। अब डिपॉजिट करने के लिए लेकर जा रहा है तो वो एक एनवलप के अंदर रखे, लिफाफे के अंदर रखे, उसके ऊपर क्या करे, सुपरस्क्राइब, मतलब बड़े बड़े शब्दों में अपना नाम लिखे या अपने एजेंट का नाम लिखे जिसके थ्रू प्रेजेंट कर रहा है, और लिखे उसके ऊपर कि इस एनवलप के अंदर क्या है, मेरी वसीयत है, मेरी विल है। ठीक है, तो अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो पहली चीज, ये कंपलसरी नहीं है, ये कैसा है, ऑप्शनल है, मेरी इच्छा है तो कराऊं, नहीं इच्छा हो तो ना कराऊं। दूसरी चीज, मैं लिफाफे में रखूंगा उसको, उसके ऊपर अपना नाम लिखूंगा, या मैंने एजेंट के थ्रू भेजी तो एजेंट का नाम लिख दूंगा, और लिखूंगा कि इस लिफाफे में क्या है, मेरी वसीयत। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपने आप 5 तरह की बुक्स रखता है, उसमें से बुक नंबर 5 जो है, उसमें से कौन है बेटा, जो उस बुक नंबर 5 में मेरी जो विल आई थी उसकी एंट्री कर देगा और फिर रसीद दे देगा। बुक नंबर 5 में किसकी एंट्री की जाएगी, वसीयत की, कि वसीयत डिपॉजिट हुई है, और उसकी क्या दे दी जाएगी, रिसीट दे दी जाएगी। क्या है समझ में अपने को। फिर क्या, रजिस्ट्रार अपने पास एक फायर प्रूफ बॉक्स रखता है। रजिस्ट्रार के पास क्या होता है, एक फायर प्रूफ बॉक्स, समझते हो ना, जिसमें पानी नहीं घुसता है, पानी घुस जाता है। हाँ, तो वो जो फायर प्रूफ बॉक्स होता है उसमें वो ले जाकर उसको
रख देता है। ठीक है, बोलो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? किस किस में? हाँ, डिपॉजिटर ऑफ विल और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज। मैंने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो हो सकता वसीयत मेरे पास ही रखी हो। इवन मैं ये भी कर सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद डिपॉजिट करके आ जाऊं, और बिना रजिस्टर्ड करवाए भी मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वैसे भी कंपलसरी नहीं। वसीयत, हाँ, लिखना है तेरे को? पापा की लिखवानी? नेक्स्ट, सेक्शन 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या हेडिंग दिया है? हाँ, क्या समझ में आया हेडिंग से? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होते हैं? परिणाम। कि एक डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन क्या था, कंपलसरी, और आपने क्या नहीं कराया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा। ये आया समझ में? तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि एक डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कैसा था और आपने उसका रजिस्ट्रेशन, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 49। कौन सा सेक्शन है बोलो बेटा? क्या बोल रहा है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो कौन से सेक्शन से, 17 से, या टोपा के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जिसका रजिस्ट्रेशन क्या था, कंपलसरी। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 के कारण या टोपा के प्रोविजन के कारण क्या था, कंपलसरी, अगर आपने उसका क्या नहीं करवाया, तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नो डॉक्यूमेंट शेल अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर नो लिखा था, ऊपर 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड नो डॉक्यूमेंट। तो नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव तो लिखते ही नहीं है। लॉ वाले कभी भी पॉजिटिव नहीं रहते हैं, वो नेगेटिव ही रहते हैं। मिला? तो क्या लिखा है? नो डॉक्यूमेंट शेल अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरिन। बोलो क्या लिखा है? मतलब, अच्छा, सेक्शन 17 में जो डॉक्यूमेंट दिए वो मूवेबल के इमूवेबल के? इमूवेबल का रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी है ना। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी थी, सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दी थी। किसको? बी को। अब बी को क्या करवाना था, और बी ने रजिस्ट्रेशन, तो माना जाएगा कि प्रॉपर्टी अभी भी एक ही है, वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई है। ये समझ में आया? ये क्या लिखा है, क्या नहीं करेगा ये, उस, जो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। कौन से डॉक्यूमेंट में? जिसका आपको क्या करवाना था, बट आपने नहीं करा। ये समझ में आया अपने को? बोलो फटाफट से क्या लिखा है? नो डॉक्यूमेंट, हाँ हाँ, रिक्वायर्ड बाय सेक्शन और बाय, हाँ, तो वो क्या नहीं होगा, नॉट अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरिन। फिर क्या नहीं करेगा, वो जो बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है ना, वो अडॉप्टेशन भी वैलिड नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर मुझे कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखना है एविडेंस के रूप में, अगर मुझे कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहां रखना है, कोर्ट में, एज एन, तो एविडेंस के रूप में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो क्या बोला, इट शैल नॉट बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग, और जब तक कि क्या ना हो ये रजिस्टर्ड ना। ये समझ में आया? तो वापस से, पहला पहला क्या बोला अपने को, क्या नहीं करेगा ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। वेरी गुड। दूसरा, एडॉप्टेशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तीसरा, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी या एडॉप्टेशन के रिलेशनशिप में अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और एविडेंस मुझे रखना है, तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मैं एविडेंस के रूप में नहीं रख पाऊंगा।
अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मैं एविडेंस के रूप में नहीं रख पाऊंगा। अबे समझ में आया? हाँ, बट अगर क्या करवा लिया जाता उसका, तो फिर सारी चीजें हो जाए, फिर सारी चीज हो जाए। ये आया समझ में? तो सेक्शन 49 कैसा है? मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, कि जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी, अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन, तो उसके ये एडवर्स इफेक्ट रहेंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। ठीक है? तो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को मैं लीगल प्रोसीडिंग्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एविडेंस के रूप में नहीं रख सकता। चलो एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ समझाओ, बोलो। हाँ, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, किससे? बी से। कहां पर? हाँ, फिर बस बस यहीं तक, दोनों के बीच में क्या हो गया? सेल डीड एग्जीक्यूट, बट क्या नहीं करवाया? चलो फिर आफ्टर इट केम इनटू दैट सम, हाँ मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद किसको मालूम पड़ा? ए को। किसको मालूम पड़ा? कि प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में तो क्या है, कुछ डिस्प्यूट है ना। अब ए कहां जाना चाहता है? कोर्ट। तो क्या लिखा? ए, हाँ, एज द सेल डीड इज, तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप कहां लेके नहीं जा सकते? कोर्ट में। दिस इज बिकॉज सच डॉक्यूमेंट इज, जो ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कैसा है? मैंडेट। ठीक है? ए एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मुझे नहीं मालूम था कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी, कि लॉ का नॉलेज ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ ठीक है, हो जाएगा ये पक्का। इंपॉर्टेंट है ये, बट यहां मैं केवल बोल के बता रहा हूं, डिटेल अभी टोपा पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, क्योंकि टोपा का ही सेक्शन दिया है इसमें दोनों। अब एक्सेप्शन है, ये क्या दिया हुआ है बेटा? एक्सेप्शन, मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस में, इस एक्सेप्शनल केसेस में क्या हो सकता है? अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। अब अपन क्या देख रहे हैं बेटा? एक्सेप्शन काहे का? 49 का, कि इस एक्सेप्शनल केसेस में हम किसको? अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी काहे के लिए ले सकते हैं? एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। यह आया समझ में अपने को? पहला, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है, काय का केस है? अब वो क्या होता है मैं टोपा में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि दोनों ही टोपा से रिलेटेड है ना। या पार्ट परफॉर्मेंस का केस है, अगेन टोपा का, है ना। या एज एविडेंस ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन, जिसको रजिस्टर्ड डीड से होने की नीड नहीं है। तो ये तीनों चीज अपन कहां पढ़ेंगे? टोपा। बट इसको याद तो करना, इसके जज्बात टोपा ही चालू करेंगे, हो जाएगा अपन, कोई बड़ी बात। क्लियर है ना। तो ये क्या पढ़ा कि एन अफेक्टिंग, हाँ वेरी गुड, मे बी, मतलब इन सिचुएशन में हम एविडेंस के रूप में उसे रख सकते हैं। पहला पहला क्या? इन अ सूट फॉर, और एविडेंस ऑफ कौन सा सेक्शन? 53 ए टोपा, या एज एविडेंस ऑफ, या है समझ में? तो इस केस में अगेन वही चीज वापस से रिपीट की है कि यार बेसिक प्रिंसिपल तो यही है कि जो डॉक्यूमेंट कैसा है? अनरजिस्टर्ड, उसे एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता है। पहले 3 चीजें होती हैं। पहले ट्रांजेक्शन को आप राइटिंग में रिकॉर्ड करोगे, फिर उसके ऊपर क्या लगाओगे? फिर उसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। बोलो क्या बोला है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट का होता है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट होना जरूरी। डॉक्यूमेंट मतलब राइटिंग में होना जरूरी। ओरल ट्रांजेक्शन आपने किया तो कुछ नहीं होगा उसका। तो पहले तो उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करो, फिर उसके ऊपर क्या पे करो, फिर उसका क्या होता है?
पहले रजिस्ट्रेशन होगा कि पहले स्टाम्प? हाँ, ये लाइन से सीक्वेंस यही होता है, पहले स्टाम्प पे करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, ओ पागलों, पक्का? अब राइटिंग में रिकॉर्ड किया, क्या नहीं लगाया, सीधे काई के लिए ले गया, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या रजिस्टर्ड किया जाएगा? अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, इट इज दैट एन is not at all even for unstamped बोला है, unregistered नहीं बोला है ना? कि अगर डॉक्यूमेंट कैसा है बेटा, तो उसे इवन कोलेटरल पर्पस से भी रजिस्ट्रेशन सॉरी एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाता, जबकि अनरजिस्टर्ड को कोलेटरल ट्रांजैक्शन के लिए लिया जाता है, बट किसको? कोलेटरल ट्रांजैक्शन के लिए भी नहीं। बट एन अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली इफ ड्यूली कैन बी एडमिटेड इन इवन दो इट समझ में आया? इसको और डिटेल में मैं बताऊंगा, एक बार स्टाम्प एक्ट पढ़ लें अपन, वो पढ़ लें, उसके बाद इसको और करेंगे, बट छोड़ना नहीं। हो जाएगा ये? नेक्स्ट नहीं है ये बात। ये 3 हेडिंग अपन कल करते हैं, अभी यहां से पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब जब मैं एग्रीमेंट को काहे के लिए लेके जाऊंगा? रजिस्ट्रेशन के लिए। जब मैं एग्रीमेंट को काहे के लिए लेके जाऊंगा? रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाऊंगा। तो रजिस्ट्रार को क्या बोला है यहां पर? तो मैंने बोला था वो 5 तरह की किताब रखता है अपने पास, है ना? कौन कौन सी? बुक 1। बुक 1 में कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं बोलो? तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का आप रजिस्ट्रेशन कराने आए हो, तो वो बुक नंबर 1 में उसकी रजिस्ट्री एंट्री कर देगा, है ना? दूसरा क्या? बुक 2। बुक 2 में क्या है? आप रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आए हो, बट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना कर रहा है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आए हो, बट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से क्या कर रहा है? मना। तो मनाई के कारण बताएगा वो, रिफ्यूजल के क्या बताएगा बेटा? रीजंस, कि किन कारणों से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, वो आते हैं इसके अंदर। किन कारणों से वो क्या नहीं कर रहा बेटा, वो इधर आएंगे। ठीक है, फिर क्या? हाँ बोलो। तो आप विल लेकर आए हो या क्या लेकर आए हो, तो वो कौन से नंबर में बुक में एंट्री कर देगा? 3 नंबर। फिर क्या? तो ऊपर तीनों में अगर कोई नहीं आ रहा तो कहां जाएगा? जैसे मूवेबल कहीं नहीं दिया ना, तो कहां जाएगा वो? 4 में जाएगा। सीधी सीधी सी बात। यह है समझ में अपने को? 5 का अपन ने पढ़ा था क्या? डिपॉजिट ऑफ बिल्स था ना, उसकी एंट्री इसमें होगी। ठीक है, ये 4 तरह की बुक्स जो है ये सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस पर होती है। ये 4 तरह की, 1 से लेकर 4 तक की बुक जो है ये सारे मतलब रजिस्ट्रार के पास भी और सब रजिस्ट्रार के पास, बट 5वीं वाली केवल सब रजिस्ट्रार के पास नहीं होती। इसको यूं बोल लो, रजिस्ट्रार के पास 5 तरह की किताब होती है, सब रजिस्ट्रार के पास 4 तरह की। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना अपन, क्यों नहीं बोल सकते कि नहीं? हाँ, क्या किसके पास? रजिस्ट्रार के पास 5 किताब होती है और सब रजिस्ट्रार के पास केवल 4 ही। ठीक है, अब हम गए क्या करवाने के लिए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो रजिस्ट्रार प्रॉपर बुक में क्या कर देगा? उसकी एंट्री। बट गलती से उसने, बाय मिस्टेक उसने रॉन्ग बुक में एंट्री मार दी। बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी की एंट्री काय में करनी थी, गलती से उसने 3 में कर दी, या कहां कर दी? 5 में कर दी, या कहां कर दी? 4। हो गई गलती से मिस्टेक यार,
रजिस्ट्रार भी इंसान है? नहीं, तो क्या रजिस्ट्रेशन वैलिड है? इट विल नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन इनवैलिड, मतलब वैलिड कहलाएगा, है ना? तो जब हमें मालूम पड़ जाएगा, जब हमें क्या पड़ जाएगा बेटा कि उसने गलत बुक में क्या की है, तो हम बता देंगे सुधार ले यार। अब हमारी गलती तो है नहीं जो हम वापस से फीस पे करें, हमारी गलती तो है नहीं जो हम पेनल्टी लें, गलती तेरी, हम तेरा हाथ थोड़ी पकड़ सकते, तू कहां एंट्री कर रहा। ये आ गया समझ में? बोलो। फिर जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो, किस दिन पर, कितनी बजे, कहां पर, कौन कौन सिग्नेटरीज थे, सब बुक्स के अंदर क्या की जाती है बेटा, एंट्री की जाती है। और बुक में जो भी एंट्री है उन्हें ऑथेंटिकेट करता है रजिस्ट्रार। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? अब मैं सब रजिस्ट्रार के पास गया हूं, क्या करवाने के लिए? रजिस्ट्रेशन। मैं किसके पास गया हूं? क्या करवाने के लिए? लेकिन भाई ने रजिस्ट्रेशन करने से क्या कर दिया है? तो पहले एक तो रिफ्यूजल के रीजंस बताएगा वो, कि नहीं बताएगा? और कौन सी बुक में एंट्री करेगा? बुक नंबर 2 में। ठीक है, और कारण बता देगा मुझे। ठीक है, अब मैं रजिस्ट्रार के, सब रजिस्ट्रार के डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड, तो मैं अपील कर दूंगा, किसके पास जाकर? अपील मतलब क्या? लोअर अथॉरिटी के डिसीजन से अगर हम, तो सब रजिस्ट्रार से बड़ा कौन है? तो रजिस्ट्रार के पास जाकर हम क्या कर देंगे? कितने दिन में? कितने दिन में? 30 दिन। ठीक है, फिर रजिस्ट्रार चेक कर लेगा, है ना? और रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो फिर वो बोलेगा, बोले नहीं यार रजिस्ट्रेशन कर, फिर सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। क्लियर है? बोलो, कर सकते हो? चलो कल खत्म करते हैं इसको, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। लंच कर लो जल्दी से, 5 मिनट में आ जाओगे लंच करके? बेटा लंच तो तुम 5 मिनट में कर लेते हो, बाकी टाइम तो टाइम पास करते रहते हो बैठ के। ओ भाई